हेलो एवरीवन। तो आज हम जनरली प्रैक्टिस सेशन में ही हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंजमेंट है। चेंजमेंट ये है कि अभी तक हमने बेसिक बिल्डिंग ऑफ लाइफ पे 4 या 5 प्रैक्टिस सेट लगा लिया है। मतलब ये बोल सकते हो कि अप्रॉक्स अगर हम एक लेक्चर में 20 क्वेश्चन कराएं तो 100 क्वेश्चन के आसपास इसमें चैप्टर से हो चुका है। एमसीक्यूज मैंने करा दी, लेकिन हमने क्या सोचा कि थोड़ा सा और कराते हैं। थोड़ा सा और क्या करें, अब जितना भी मैंने कंबाइंड क्लास क्वेश्चन या कुछ नए वेरिएशन के क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो कि हम इसका नाम रखे हैं कॉम्बाइंड क्लास क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें तुम्हारे इसके दो पार्ट में वाइंड अप कर देंगे और अप्रॉक्स तुम्हारा मान के चलो कि 150 क्वेश्चन प्लस हो जाएगा, 150 प्लस। अब इतना क्वेश्चन करने के बाद गारंटेड है कि इसके बाहर अगर बेसिक बिल्डिंग ऑफ लाइफ चैप्टर से कोई क्वेश्चन तुम्हें दिख जाए तो मुझे बताना कमेंट करके। ठीक है, इसके बाहर नहीं दिखेगा क्योंकि अनलिमिटेड क्वेश्चन हो गए, 150 प्लस क्वेश्चन हो गए। अब डिपेंड करेगा तुमने किस टाइप से लेक्चर देखा है, डिटेल लेक्चर देखा है जो मैंने करा है या नहीं करा है, उसके सारे प्रैक्टिस सेट लगाए हो कि नहीं लगाए हो, उस पर डिपेंड करेगा। अगर लगा लोगे तो कहानी सॉर्टेड है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, करीबन मैंने 30 क्वेश्चन के आसपास लेकर आया हूँ, देखता हूँ कितने हैं, क्योंकि स्लाइड में जितना लगा होगा उतना ही करा पाऊंगा, एक्स्ट्रा फिर लगाने वाले में टाइम लगता है उसमें। ठीक है, तो चालू करते हैं, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। आज हम क्वेश्चन ही खेलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन क्या देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स। ऐसी कौन सी चीज है जो सभी लिविंग सेल्स के अंदर पाई जाती है। इसमें इस वाले कंबाइंड क्लास क्वेश्चन में तुम्हें कुछ क्लास से क्वेश्चंस दिखने को मिलेंगे, कुछ एनसीईआरटी भी हो सकते हैं और कुछ एक्स्ट्रा हो सकते हैं। ठीक है, कुछ रिपीटेड भी हो सकते हैं। रिपीटेड इसलिए डाला है इसमें ताकि पिछला लेक्चर रिकॉल रहे, सवाल पिछला देखो तो फिर इसको देखोगे दोबारा रिवाइज होगा, तो डबल का ट्रिपल रिवाइज हो जा रहा है। इससे बेनिफिट भी पड़ता है, ये सही भी रहता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स। सभी लिविंग सेल्स के अंदर इसमें ऑप्शन में ऐसी कौन सी चीज है जो सभी लिविंग सेल्स के अंदर पाई जाती है। पहला सेल वॉल, नहीं जनरली नहीं, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है लेकिन एनिमल के अंदर नहीं होती, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहले कॉमन सेंस का यूज करके ऑप्शन मारना है। पहले कॉमन सेंस लगाओ, क्या इस सेल वॉल जनरली क्या होता है, प्लांट के अंदर तो होता है लेकिन एनिमल के अंदर नहीं होता, तो कैसे हम बोल सकते हैं कि सभी लिविंग सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। तो कॉमन सेंस के हिसाब से आंसर ये गलत हो जाएगा। दूसरा, सेल मेम्ब्रेन। हाँ, सेल मेम्ब्रेन की बात अगर करें तो तुम्हारे प्लांट के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन होता है, तुम्हारे एनिमल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है। तुम बैक्टीरिया ले लो, यीस्ट ले लो, फंगस ले लो, कुछ भी ले लो, सबके अंदर एक छोटी सेल मेम्ब्रेन देखने को जरूर ही मिलेगी। बस केवल एक वायरस एक्सेप्शन हो सकता है क्योंकि वो एसेलुलर होता है, उसके पास मतलब वो सेलुलर एक सेल ही एग्जिस्ट नहीं करता प्रॉपर, कुछ प्रोटीन वोटीन या बोल सकते हो कुछ छोटा मोटा जेनेटिक मटेरियल होता है, कुछ प्रोटीन कोटिंग होती है और कुछ नहीं होता उसके अंदर। बोल सकते हो कि वो एसेलुलर सेल मेम्ब्रेन नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म तुम दिखा दो जो तुम्हें सेल मेम्ब्रेन उसके पास नहीं। ठीक है, और तीसरा बोला क्लोरोप्लास्ट प्लांट के अंदर है लेकिन एनिमल्स के अंदर नहीं, तो ये भी तुम्हारा सभी लिविंग सेल के अंदर नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ बोला लार्ज वैक्यूल प्लांट सेल के अंदर बड़ा होता है लेकिन एनिमल के अंदर छोटा, प्रेजेंस दोनों में है लेकिन इसने कंपैरिजन लार्ज के कंपेयर में किया है। अगर यही बोलता वनली वैक्यूल बोलता तो ये दोनों के अंदर है, तो ये ऑप्शन ये भी करेक्ट हो जाता तुम्हारा, जो ऑल लिविंग सेल्स के अंदर होते हैं। छोटे मोटे वैक्यूल सबके अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन इसने स्पेसिफिक बोल दिया लार्ज वैक्यूल केवल स्पेसिफाई कर दिया कि केवल प्लांट सेल्स के अंदर होता है। एनिमल सेल के अंदर लार्ज वैक्यूल नहीं होता, छोटी वैक्यूल होती है, बहुत छोटी। ओके, प्लांट सेल के अंदर लार्ज वैक्यूल होता है, तो इसने स्पेसिफाई कर दिया कि लार्ज वैक्यूल के रिस्पेक्ट में बताओ, तो प्लांट सेल हो जाएगा आंसर, और एनिमल सेल तुम्हारा फिर रॉन्ग हो जाएगा कि एनिमल सेल में छोटी होती है। ठीक, तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी भी चला गया, ऑप्शन नंबर सी भी चला गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। खत्म, पहला क्वेश्चन आपका हुआ खत्म। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बैक्टीरियल सेल इज क्लासिफाइड एज। एक बैक्टीरियल सेल को हम किस तरह क्लासिफाई करते हैं, क्या बुलाते हैं उसको, प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, यूनिसेलुलर बोलते हैं, मल्टीसेलुलर बोलते हैं, या उसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, एसेलुलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसके रिस्पेक्ट में देखो। तो हमारे जो बैक्टीरियल सेल होते हैं वो एसेलुलर नहीं होती, पहली चीज, क्योंकि एसेलुलर देखो हम वायरसेस को बोलते हैं, जितने भी हमारे वायरसेस हैं उनको हम बोलते हैं एसेलुलर। तो पहले ही ऑप्शन कॉमन सेंस से पहले ऑप्शन काटो, गलत आंसर काट दोगे तो अपने आप सही आंसर मिल जाएगा। वायरस काट दी, एसेलुलर होता है। अब चलो यूकैरियोटिक, क्या तुमने देखा है कहीं बैक्टीरिया को हम लोगों की जैसे देखिए, मतलब जैसे ह्यूमन बॉडी है, तुमको नॉर्मल ऑब्जर्वेशन मिल जाता है कि हाँ वहाँ एक मतलब ऑपरेशन तुम्हें देखने को मिल जाता है कि हमारे ये है, हमारे वो हैं, ठीक है, फैमिली में तो पता चल जाता है कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है। क्या तुम्हें ऐसा बैक्टीरिया देखने को मिला जो तुम्हें तुम्हारे साथ हाथ मिला रहा हो, क्या हो बताओ, अगले दिन तुमको मैं इन्फेक्शन करने आ रहा हूँ, तुम बोलोगे ओके कोई दिक्कत नहीं, आ जाना कल अगले दिन इन्फेक्शन कर दूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कई बैक्टीरिया तुमने देखा है जो तुमसे हैंड
मतलब तुम्हारे से हाथ भी मिलाता हो, तुमसे दोस्ती भी कर रहा है, और बाद में दूसरे दिन तुमको इन्फेक्शन भी दे रहा है, ऐसा बैक्टीरिया तुमने कहीं देखा है? ठीक है, तो ऐसा बैक्टीरिया नहीं देखने को मिलता है। वो बहुत ही माइक्रो छोटे पार्टिकल्स, छोटे मोटे पार्टिकल्स की तरह फॉर्म में होते हैं वो। तो यूकैरियोटिक भी नहीं होते, वो यूकैरियोटिक नहीं होंगे तो मल्टीसेलुलर भी नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी प्रोकैरियोटिक। क्योंकि प्रोकैरियोटिक जेनेटिक यूनिसेलुलर होते हैं, जो कि बहुत छोटे साइज में होते हैं। इसलिए हमने जब कोरोना वायरस आया उसको क्यों नहीं डिटेक्ट कर पाए, क्यों नहीं पहचान पाए कि हाँ यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, क्योंकि बहुत ही छोटा है, कहाँ चला जाए कुछ पता नहीं चलता था। इसीलिए वायरसेस बहुत ही स्मॉल होते हैं, बैक्टीरियल जितने बैक्टीरिया वायरस है बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ जाता है तुमको देखने के लिए। क्या तुम मल्टीसेलुलर माइक्रोस्कोप का देखने का यूज करोगे? हम मल्टीसेलुलर माइक्रोस्कोप तब यूज करते हैं जब उसके अंदर वायरस घुस चुका होता है, उसके डिटेक्शन करने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। उसके किस बॉडी पार्ट में, जिस पार्टिकल में वायरस या फंगस जो भी टाइप का है, तो उसको हम ऑब्जर्व करने के लिए थोड़ा सा माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। वहाँ के टिश्यू, उस टिश्यू हल्का सा कट करके फिर वहाँ पे टिश्यू हिस्टोलॉजी का प्रोसेस करते हैं, तब वो पता चलता है कि इन्हें क्या हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच स्ट्रक्चर इज अब्सेंट, पेन ही नहीं चल रही है, पेन का बहुत लफड़ा हो जाता है, पेन की ना, पेन बहुत प्रॉब्लम हो जाती है इसमें, पेन से नई पेन लेना पड़ेगा मुझको लगता है, ये पेन खत्म खराब हो गई है, दो तीन बार गिर गई इसीलिए लगता है। चलो चल रही देखो चल गई, नाम देते चल जाती है। विच स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर नहीं होता? बस जो आंसर, जो ऑप्शन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर उसमें दिया है उसको काट दो। क्या बोला ये? एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक, सॉरी काटना नहीं, उसी को टिक कर दो, क्योंकि तुमने क्या पूछा, एब्सेंट बोला, प्रेजेंट होगा तो काट देते, लेकिन बोला है कि एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक मतलब यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होगा। क्या बोला इसने? एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर नहीं होता। तो ऐसा आप बताओ जो ऑप्शन में उसी को चूज करना जो यूकैरियोटिक के अंदर होता है। देखो कौन सा, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन। ये वाली कहानी देखो, राइबोसोम हो, सेल मेम्ब्रेन हो, साइटोप्लाज्म, ये तीनों के अंदर, दोनों के अंदर हो सकती है। तुम्हारे यूकैरियोट्स के अंदर भी हो सकती है और तुम्हारे प्रोकैरियोट्स के अंदर भी हो सकती है, ठीक। लेकिन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ओनली यू में होता है। मैंने पहले बोला था कि यू वाला ऑप्शन तुमको चूज करना है, क्योंकि वो पूछा कि एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक, ऐसी कौन सी फंक्शन जो प्रोकैरियोटिक में नहीं होती, वो अगर वो प्रोकैरियोटिक में नहीं होती कहाँ होगी? यू में होगी। तो यू वाला जो ऑप्शन होगा उसे क्लिक कर देना, काम खत्म। ऑप्शन नंबर सी, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यूकैरियोटिक में होता है। अगर पूछेगा तो प्रोकैरियोटिक के अंदर उसका न्यूक्लियस है, जेनेटिक मेटेरियल को क्या बोलते हैं? तो न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। क्वेश्चन नंबर 4, यूकैरियोटिक सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, हम यूकैरियोटिक सेल्स को किस तरह कैरेक्टराइज करते हैं? बताओ, यूकैरियोटिक सेल्स को हम किस तरह कैरेक्टराइज करते हैं? उनके पास न्यूक्लियस होता नहीं, ये तो प्रोकैरियोटिक का है, प्रोकैरियोटिक है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, हाँ ये यूकैरियोटिक का है, बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास होता है। कैप्सूल और पिलाई, नहीं, ये दोनों भी तुम्हारे प्रोकैरियोटिक के पार्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के बेसिस पे हम प्रो और यू को क्लासिफाई कर दिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? देखो, बोल रहा है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? फ्रीली परमेबल नहीं, वो हमारा सेल वॉल होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला तुम कॉमन सेंस से काट सकते हो। नॉन लिविंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कब से नॉन लिविंग होने लगा? ये भी गलत हो जाएगा। इम्परमेबल, नहीं ऐसी बात भी नहीं है कि इम्परमेबल हो जाएगी, सेलेक्टिवली परमेबल होती है। ऑप्शन नंबर सी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन, जनरल तुमसे मास्टर, तुम्हारा अगर मास्टर घूमते फिरते तुम्हारे पास आ जाएगा तो पूछेगा बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, तो बोल दोगे सेलेक्टिवली परमेबल, बस मैंने बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सही है, ठीक है। वो घूमते फिरते वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, उसके मन में से घूमते फिरते आएगा, तुम्हारे पता चलो तुम खड़े हो, बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमेबल होती है कि हाईली परमेबल होती है? बोल देना सेलेक्टिवली परमेबल, इसका सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के रिस्पेक्ट में बताओ कि सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? तो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के हिसाब से बताएं तो हमारी सेल किससे बनी है? हमारी के क्या सेल मेम्ब्रेन किससे बनी है? जेनेटिक लिपिड सेल प्रोटीन्स की बनी है। सेल वॉल किससे बनी है? सेलुलोज हेमिसोलस पेक्टिन की बनी हुई, ठीक। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल को फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल क्यों बोला गया? क्योंकि वहाँ पे दो तीन चीजें एक से, कुछ प्रोटीन पार्ट, कुछ शुगर पार्टिकल्स, कुछ मेम्ब्रेनस प्रोटीन अलग दिख रहे थे, उसमें लिपिड और मॉलिक्यूल्स अलग दिख रहे थे, मतलब कुछ प्लाज्मा टाइप या सॉलिड स्टेज और कुछ लिक्विड टाइप, दोनों एक ही जगह देखने को मिला, इसे बोलते हैं मोज़ाइक। मोज़ाइक हम उस पैटर्न को बोलते हैं, मोज़ाइक ऐसे पैटर्न को बोलते हैं जहां दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें एक साथ दिखती हो, जैसे हीट और कोल्ड, सॉरी हीट और कोल्ड, हाँ सही, हीट और कोल्ड मतलब गर्म ठंडा आपस में पास पास है, जैसे बोलेंगे मोज़ाइक,
उसी तरह वहाँ पे कुछ लिक्विड पार्टिकल्स भी दिख रहे थे, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स में तुम ग्लाइकोकैलेज बोल सकते हो, शुगर पार्टिकल्स या कुछ उसके अंदर कुछ प्रोटीन जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, वो थोड़ा सा पार्टिकल्स के फॉर्म में थी, तो सॉलिड मान सकते हो, अज्यूम कर सकते हो। तो कुछ सॉलिड और लिक्विड आपस में पास-पास दिख रहे थे, कुछ मोज़ेक मॉडल था। मतलब दोनों दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें एक ही जगह पे थी, इसलिए मुझसे मोज़ेक बोल दी। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो उसके रिस्पेक्ट में हमारी सेल मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है? पहला लिपिड प्रोटीन से, नहीं, डीएनए पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, छठवें का ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अप्रॉक्सीमेटली, ये डायरेक्ट डेटा है, तुमको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं लग सकती, इसमें क्या ही लगा सकते हो बताओ, इसका बताओ 7 से 10 नैनोमीटर आंसर होता है। अब क्या सोच के बता सकते हो बताओ, कैसे लग सकता है? इसको डायरेक्ट ही याद करना पड़ेगा। देखो डेटा के लिए कोई लॉजिक नहीं लग सकता, मान लो तुम रूल और कुछ को लर्न करने के लिए रूल्स बना सकते हो, ट्रिक बना सकते हो, लेकिन डेटा के लिए कैसे बनाओ? डेटा तो डेटा होता है, फैक्ट होता है, वो फैक्ट तुझे याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, 7 हो गए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, द प्लांट सेल वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज, काइटिन से नहीं, फंगस की बनती है, पेप्टिडोग्लाइकन बैक्टीरिया है, ग्लाइकोजन नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following cell does not have a cell wall, कौन कौन सी इसमें सेल ऐसी भी हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होता? तो तुम्हारे प्लांट के पास होता है, बैक्टीरिया के पास होता है, फंगस के पास होता है। मैंने नाम बताया, बैक्टीरिया के पास कौन सी सेल वॉल होती है, इसे बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। अब प्लांट के पास जो सेल वॉल होती है उस नाम से सेल वॉल ही बोलते हैं, और उसका कोई नाम ही नहीं, आउटर बाउंड्री बोल सकते हो। और फंगस के पास जो होती है उसे बोलते हैं काइटिन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ, द मेन फंक्शन ऑफ द सेल वॉल क्या होता है? भाई साहब सेल वॉल हमारी मोस्ट परमेबल होती है, सभी चीजों को अलाउ कर देगी। आ जाओ बैक्टीरिया, अच्छा बैक्टीरिया भाई साहब अच्छा वायरस भी आ गया, ओ भाई साहब वायरस है तुम्हारा दोस्त, आओ तुम भी। मतलब इतना परमेबल होता है कि फॉरेन एजेंट्स को भी अंदर ले लेगा, इसीलिए सेल मेम्ब्रेन ने, भगवान ने बोला कि अच्छा ये सेल वॉल तो ठीक है, थोड़ा सा हार्ड बना, इसको हार्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट को आउटर प्रोटेक्शन चाहिए। क्योंकि कभी कभी देखोगे गाय भैंस आएंगी, उसको ऐसे उसके ऊपर पैर रख के चले जाएंगे, प्लांट छोटा मोटा होगा तो काम नहीं खत्म हो जाएगा। कुछ लोग फोन से बात करते थे तो पैर पे उसी पैर रख के बात करने लगते पेड़ के ऊपर ही, ठीक है, तो उसको आउटर प्रोटेक्शन चाहिए, इसलिए सेल वॉल बना दिया। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि सेल मेम्ब्रेन भी बनाना पड़ेगा, नहीं तो भाई साहब इतना परमेबल है कि सबको बुला ले जा रहा है, जो मतलब इसको इन्फेक्ट कर सकता है प्लांट को, उसको भी बुला ले रहा है, इसलिए सेल मेम्ब्रेन बना दिया ताकि चीजों को सेलेक्ट करके परमेबल बोले। सेल मेम्ब्रेन सेलेक्ट करके परमेबल ले ले, सेलेक्टिवली परमेबल हो जाएगी, सेल वॉल मोर परमेबल होती है, ये बोल सकते हो फ्रीली परमेबल, सबको आ जाने दो, समझ रहे हो? ऐसी होती है हमारी सेल वॉल। तो मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोवाइड रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन। सेल वॉल इन्फेक्शन से बचा लेती है, रिजिडिटी से बचा लेती है, प्रोटेक्शन कर लेती है, ये आउटर से प्रोटेक्शन बोल सकते हो। तो हमारे समझाने का एक तरीका था, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ये तुम्हारा प्रोवाइड रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन, क्या प्रोवाइड करती है? रिजिडिटी, प्रोटेक्शन, आउटर एनवायरनमेंट से, एक्सटर्नल फॉरेन एजेंट से, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया तुम्हारा? 9 हो गया, 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11, विच स्ट्रक्चर इज नोन एज गेटकीपर, खत्म, सेल मेम्ब्रेन, गेटकीपर, गेटकीपर में दरवाजे का सामने सेल वॉल सबको अंदर ले लिया, लेकिन सेल मेम्ब्रेन सेलेक्ट करके परमेबल बोलेगी, सेल वॉल, सॉरी सेल मेम्ब्रेन। ये स्पेसिफिक नहीं ना बोला, किसके लिए गेटकीपर बोला? जनरल सेल्स के लिए बोला है, तो सेल वॉल तो किसी में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो कंडीशन वाइज है। मेन जो तुम्हारा यूनिवर्सल कांस्टेंट की तरह ले सकते हो, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसी तरह तुम सेल मेम्ब्रेन को मान सकते हो कि हर जगह, हर मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलेगा। पहले अगर हम उसके रिस्पेक्ट में प्राइमरी चीज देखें तो हमारी सेल मेम्ब्रेन है। अगर यहाँ बोलता है गेट कीपर विद द रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट सेल, तो सेल वॉल मार देते, खत्म। ये पहला आउटर जो गेट कीपर होगा वो सेल वॉल होगा, लेकिन ओवरऑल में बोला तो सेल मेम्ब्रेन सबके अंदर होती है, इसलिए तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। सेल वॉल सबके अंदर नहीं होता, प्लांट के अंदर होता, एनिमल के अंदर नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, the genetic material in the bacterial cell, the genetic material in the bacterial cell is present in the, genetic material मैंने पहले बोला था यूकैरियोटिक के अंदर जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर होता है, क्रोमोसोम क्रोमेटिन बोल सकते हो, डीएनए बोल सकते हो, और प्रोकैरियोटिक्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसे हम सिंगल एक लाइन आंसर बताते हैं, न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड, 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 न्यूक्लियोइड।
एक ऐसा स्टर्म है जो उसके जेनेटिक मटेरियल को डिफाइन कर देता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। तो न्यूक्लियस नहीं हो, न्यूक्लियोलस भी नहीं, तुम्हारा न्यूक्लियाइड ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 11, 12, 13, 13 नंबर यहाँ पे, ठीक है। विच ऑर्गेनिज फाउंड इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। प्लांट सेल के अंदर होता है लेकिन एनिमल्स के अंदर नहीं होता। क्या क्या हो सकता है सोचो पहले। वैक्यूल दोनों में होता है, सेंट्रोसोम हाँ होता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और क्या हो सकता है, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम छोड़ो, दूसरा देखते हैं, जैसे हम सेलवाल, हाँ सेलवाल प्लांट के अंदर होता है लेकिन एनिमल्स के अंदर नहीं होता, तो पहला ये फैक्टर ले सकते हो। और क्या हो सकता है इसमें, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिक प्लांट के अंदर होता है, एनिमल के अंदर नहीं होता। 2-3 डिफरेंस है, इसे देख लो तुम, देख लो क्या क्या इसमें दिया है। लाइसोसोम तो दोनों में, राइबोसोम भी, माइटोकॉन्ड्रिया भी। क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन नंबर बी, प्लांट के अंदर होता है, एनिमल के अंदर नहीं होता। नहीं तो एनिमल भी हरा भरा दिखने लगता है। अच्छा, एनिमल को कलर देखने की जरूरत ही नहीं थी, वो खुद रंगीन हो जाता पूरा, और धूप में जाके सनलाइट में से खड़ा रहता, बोलते सनलाइट से खाना बनाओ, फूड को स्टोरेज करो, खुद ही एनर्जी प्रोडक्शन करो। क्वेश्चन नंबर 14, इन द कंसंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन, पेन ही नहीं वर्क करेगी, पेन ही चली जाती है मेरी बार बार। इन द कंसंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन प्लांट सेल डू नॉट श्रिंक बिकॉज, बताओ क्यों नहीं श्रिंक करता। अगर हम एक कंसंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन में से दो क्वेश्चन बनेंगे कि अगर हम कंसंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन में एनिमल सेल्स को डाल दें तो पिचक जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, उसका वाटर बाहर अंदर से बाहर चला जाएगा, ऑस्मोसिस हो जाएगा, हाई से चीजें लोगों की तरफ चली जाएगी, क्योंकि उसके पास बाहर कवरिंग नहीं है। प्लांट्स के अंदर आउटर कवरिंग होती है, सेल वॉल बोलते हैं। इसी की वजह से क्या होता है कि वो श्रिंक सेल नहीं करता, क्योंकि बाहर जो उसकी कवरिंग है ना, उसको एकदम रजिश उसकी शेप को बना कर दी, क्योंकि उसका प्राइमरी इंपॉर्टेंस क्या था, मेंटेन शेप, रिजिडिटी प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड। इसीलिए तुम्हारा जो प्लांट सेल्स हो जाते हैं वो तुम किसी में से उस कंसंट्रेटेड का सॉल्यूशन में डाल भी दिए तो उसको कुछ इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। तो इन कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन अगर हम प्लांट सेल डू नॉट श्रिंक, क्यों नहीं श्रिंक करता, क्योंकि उसके पास आउटर मेम्ब्रेन सेल वॉल होती है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, एनिमल सेल चेंज देयर शेप इजीली बिकॉज, क्यों, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल का एब्सेंट है, लैक ऑफ सेल वॉल या आंसर होगा, या तो होगा प्रेजेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बताओ कौन सा, क्लोरोप्लास्ट नहीं, लैक ऑफ साइटोप्लाज्म नहीं, दोनों के अंदर होता है, लार्ज वैक्यूल नहीं, इसके अंदर नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी। बी क्यों होगा, क्योंकि हैव लैक अ रिजिड सेल वॉल, एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होता, क्योंकि सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, पहला चीज रिजिडिटी प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, और तीसरा मेंटेन शेप एंड साइज ऑफ द सेल। 3 फैक्टर्स हैं इसके फंक्शंस हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, वायरसेस क्या होते हैं, वायरस क्या होते हैं, वायरस तुम्हारे क्या होंगे, ए सेलुलर होते हैं, नहीं प्रोकैरियोटिक नहीं यूकैरियोटिक, तुम्हारे कैसे होंगे, ए सेलुलर हो जाएंगे, ए सेलुलर इन्फेक्टस हो जाएगा, खत्म, ऑप्शन नंबर सी। ए सेलुलर इन्फेक्टस इज इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। वायराइड डिफर फ्रॉम वायरस बिकॉज, वायराइड क्या पास क्या होता है बताओ, वायराइड वायरस से क्या डिफरेंस होता है, वायरस के पास तुम्हारा प्रोटीन कोटिंग और जेनेटिक मटेरियल होता है, पहली चीज। दूसरा, वायराइड के पास जेनेटिक मटेरियल खत्म हो गया, केवल बाहर की प्रोटीन कोट बची, तो उसके रिस्पेक्ट आंसर बताओ कि वायराइड एंड वायरसेस से डिफरेंस है क्योंकि लैक ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं भाई साहब। वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन कोड दोनों है, वायराइड्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, केवल प्रोटीन कोड होती है, और जो प्राइम्स होते हैं उसके अंदर तुम्हारे मिस फोल्डिंग प्रोटीन कोड हो जाती है और सब गायब हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 17 का भी बी हो जाएगा तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। प्रायंस आर इन्फेक्टस एजेंट मेड अप ऑफ मिस फोल्डेड प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी। फिर से देख लो क्वेश्चन नंबर 17 का, देखो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, तरह से फिर से देखो। वायरसेस जो होते हैं उनके पास प्रोटीन कोड होती है, अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। दूसरा, वायराइड जो होता है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल का है, प्रोटीन कोड बाहर की बची हुई है। प्राइम्स में प्रोटीन कोड भी बची है लेकिन मिस फोल्डेड फॉर्म के अंदर, बस ये 3 मेजर तीनों में डिफरेंस तुम्हारे एनसीईआरटी में छोटे से कॉर्नर में दिया गया, ठीक है, तो उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे जाते हैं। विच आर द फॉलोइंग कंटेन जेनेटिक मटेरियल बट नो प्रोटीन कोड, जेनेटिक मटेरियल तो है लेकिन प्रोटीन कोड नहीं है, नो प्रोटीन कोड। अच्छा, अभी फिलहाल के लिए देखो, प्रोटीन कोड न होने का मतलब समझ रहे हो कैसा है, मिस फोल्डेड के टर्म में पूछ रहा है हमसे। अभी के लिए मैं प्राइस लगा दे रहा हूँ, तो एक सेकंड रुको, इस क्वेश्चन को ही ना क्रॉस कर देते हैं, ये थोड़ा सा एरर है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन को कर देते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको एरर लगता है, पहले एरर था इसमें,
ये भी लगता है इसी 50 में ऐड हो चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको छोड़ देना, ठीक है। 18 19वां इस दूसरे 20 इसको 19 कर लो। वो कुछ क्वेश्चन गड़बड़ है तो सही करना पड़ेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? वायरसेस प्रोटीन ओनली नहीं, वायरसेस के पास हमने तो क्या बताया था, वायरस के पास प्रोटीन कोड भी होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ये बोल रहा है केवल प्रोटीन होता है, गलत बोल रहा है। वायराइड, वायराइड के पास जेनेटिक मटेरियल नहीं था, प्रोटीन कोड था। क्या बोला? प्रोटीन कोड प्रेजेंट है। ठीक है, मान सकते हैं। अभी टिक लगा लेता हूँ। बैक्टीरियल सेल वेल डिफाइंड, अरे भाई साहब बैक्टीरिया के पास अगर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो गया ना तो मल्टीसेलुलर बन जाएगा, तो अपना सिस्टम कंट्रोल करने का और ज्यादा इन्फेक्टस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये भी गलत है। अब आता है हमारे पास दो ऑप्शन, 50-50 चांस अभी भी बचे हैं, तुम्हारा आंसर करेक्ट हो सकता है। प्रायंस के पास मिसफोल्डेड प्रोटीन विदाउट जेनेटिक मटेरियल, ये ऑप्शन तुम्हारा पता है, ये ही सी ही क्यों सही हो जाएगा? बताओ, मैंने बी तो तुम्हें सही दिख रहा होगा कि वायराइड के पास प्रोटीन कोड ही प्रेजेंट होता है, केवल जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। तो हमने उसको न लगाते हुए क्यों हमने सी लगाया कि प्रायंस हैव मिसफोल्डेड प्रोटीन विद नो जेनेटिक मटेरियल, ऐसा हमने क्यों बताया? बताओ, ऐसा हमने क्यों बताया कि प्रायंस के पास मिसफोल्डेड प्रोटीन बट नो जेनेटिक मटेरियल होता है, और वायराइड भी वहां ऊपर लिखा हुआ है कि प्रोटीन को प्रेजेंट, वो भी सही है, लेकिन हमने ऑप्शन नंबर सी क्यों लगाया? इसे कहते हैं एप्रोप्रिएट आंसरिंग करना। एप्रोप्रिएट का मतलब क्या समझे? इसका मतलब ये है कि आपको जो जिसकी वैल्यू ज्यादा है या जो ज्यादा चीजों से एक्सप्लेन कर पा रहा है उसके रिस्पेक्ट में आंसर देना। जैसे तुम्हारा ये ऊपर वाला तो आंसर सही था, कोई दिक्कत नहीं, रुको दिखा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर जो 19 यहाँ पे बना तुम्हारा, ये जो वायरस बोला ये वाला तो गलत था सीधे ही, ठीक है। ये जो दूसरा है ना और ये तीसरा है, ये दोनों सही है, ये भी गलत, ये डी तो गलत है, ये दोनों सही है, लेकिन हमने इसको क्यों लगाया, ऑप्शन नंबर सी ही क्यों लगाया? क्योंकि ये फुली एक्सप्लेन कर पा रहा है। अभी क्या है, वायराइड के बीच में लिखा हुआ कि प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल, लेकिन इसको आगे लिखना चाहिए था ना, जेनेटिक मटेरियल भी नहीं होता, वो पूरा एक्सप्लेन करना चाहिए था। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो ये तुम्हारा 20% सही होगा और ये तुम्हारा 80% सही होगा, कि मेजोरिटी के रिस्पेक्ट में हम ऑप्शन नंबर सी मारेंगे। ये एक तरह से इस टाइप के क्वेश्चन करना आना चाहिए। मान लो कहीं ऑप्शन इधर दे दिया तुमको, एप्रोप्रिएट आंसर आसपास है, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट वाले को टिक मारना, ठीक है। ये 80% इसलिए कि पूरा एक्सप्लेन कर दिया, प्रायंस के पास मिसफोल्डेड प्रोटीन विद नो जेनेटिक मटेरियल, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। लेकिन वायराइड में कंफ्यूजन में डाला हुआ है कि वायराइड ने बोला ना कि प्रोटीन कोड प्रेजेंट है, लेकिन वो बोलना चाहिए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, प्रोटीन कोड होती है, जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, ये तो बोलना चाहिए था, लेकिन कंफ्यूजन में है कि हो भी सकता नहीं भी हो सकता, इसलिए मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन नंबर सी देंगे। क्वेश्चन नंबर 20, सेल डिवीजन हेल्प इन, सेल डिवीजन किसमें हेल्प करता है? यहाँ पे देखो वनली लगा के तीनों को एक में कर दिया है, तो वनली वाले ऑप्शन सब गलत हो जाएंगे, क्योंकि सेल डिवीजन सब में हेल्प करती है, ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, एरर ड्यूरिंग माइटोसिस में रिजल्ट्स इन, माइटोसिस में रिजल्ट होने की वजह से क्या होगा? तुम्हें ट्यूमर्स या कैंसर का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि इसी वजह से अनकंट्रोल्ड अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन होने लगती है। ठीक है, तो कंट्रोल ग्रोथ ना, एक तरह से बोल सकते हो हाँ कंट्रोल ग्रोथ करता है, लेकिन एरर बताना है हमको, तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन एंड ट्यूमर का फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, हु कंक्लूडेड दैट ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, किसने बोला था कि सभी जो हमारे जानवर हैं, एनिमल्स हैं, वो सेल से बने हुए हैं? जानवर की बात बोल रहा हूँ, वो तुम्हारा हो जाएगा थियोडोर स्वान। कि दो साइंटिस्ट थे, मैथाइल साइलेंट, थियोडोर स्वान। मैथाइल साइलेंट तुम्हारे प्लांट के थे, उन्होंने प्लांट के बारे में चीजें बताई, लेकिन थियोडोर स्वान जो तुम्हारे थे वो एनिमल्स के बारे में बताए। एनिमल्स के रिस्पेक्ट तुम ये मार दोगे। क्वेश्चन नंबर 23, 22 होगा 23, अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ, सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए हैं? तो वन और मोर सेल से बने हुए, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, मियोसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर, नहीं, स्किन के लिए तो माइटोसिस होता है, डैमेज इसके लिए माइटोसिस, हीलिंग के लिए माइटोसिस, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्योंकि मियोसिस कहाँ इंपॉर्टेंट है। 24, 25, which type of cell division is responsible for the growth of body and repairing the body tissues, इसके तुम क्या बताओगे? मियोसिस नहीं होगा, बाइनरी फिजर नहीं, बर्डिंग और माइटोसिस। माइटोसिस ही तुम्हारा ग्रोथ ऑफ बॉडी या रिपेयरिंग ऑफ बॉडी टिश्यू, कहीं चोट लग जाती है तो उसको रिपेयर करने में तुम्हारा माइटोसिस का ही हेल्प होता है। क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26, लास्ट क्वेश्चन,
वो स्टेटेड दैट न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री जैसे सेल, ये तुम्हारे एकदम सेल थ्योरी का पार्ट है। सेल थ्योरी में कौन ऐसा आदमी आया था जो 18 से 55 के अंदर बोला कि भाई साहब जो तुम्हारी सेल होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है और कहीं से नहीं उगाई होती है, जो कि सेल थ्योरी का फाइनल शेप उन्होंने दिया, जिनका नाम था रुडोल्फ विर्सो 1855। और इन्होंने बताया कि देखो सेल थ्योरी जो बनी हमारी, उसमें सब लोग ने बताया कि हाँ एनिमल प्लांट कैसे बना, लेकिन वायरस के बारे में नहीं बता पाया और कैसे नई सेल्स आती हैं उसके बारे में नहीं बता पाया। कौन नहीं बता पाया? मिथाइल स्टार्टन और थियोडोर सॉम। जब उसको फाइनल शेप दिया था रुडोल्फ विर्सो 1855 में, उन्होंने बोला ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, जिसका मतलब होता है नई सेल्स पुराने सेल्स से पुरानी सेल एग्जिस्ट कर रही उससे बनता है। तो न्यू सेल्स एग्जिस्ट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ऑप्शन नंबर बी। खत्म। ये 26 और 26 हो गया है। ये कंबाइंड क्लास क्वेश्चन पार्ट हमारा फर्स्ट था और पार्ट सेकंड में फिर 25-26 क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद खत्म है चैप्टर। ठीक है, तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ थ्योरी इंट्रोडक्शन सब कुछ हो चुका है बेसिकली। अब जाके तुम्हारा मतलब कल नेक्स्ट पार्ट में, तब जाके कल तुम्हारा पूरा फुली बेसिक बिल्डिंग ऑफ लाइफ पूरा अच्छी तरह से खत्म होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।